हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो कि एमपीपीएससी 2020 और अदर स्टेट के जो पीसीएस होते हैं, पीएससी पेपर होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी टॉपिक जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 में नया सिलेबस जो आया उसमें ये शामिल किया गया है। तो उस एग्जाम्स के लिए जो कि अभी होने वाला है अप्रैल में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशल क्वेश्चंस अवश्य बनेंगे। उसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले पहला पार्ट ला चुका हूं मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर पूछे जाने महत्वपूर्ण प्रश्न का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि उसमें वो सारे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने कवर किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े हुए वो सारे प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है आपको, जिससे कि अन्य वो सारे परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख के अपने एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर कर पाएँ। और साथ ही साथ में लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आपको सब्सक्राइब करना है। ऑल का रेडियो बटन आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे और सारे वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं ये सेकंड वीडियो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर पूछे जाने प्रश्न का। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। लीजिए आ गया पहला प्रश्न आपके सामने, जो कि सेकंड वीडियो का है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है आपके सामने। पहला, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापना होनी चाहिए। इसकी शक्ति केवल सिफारिश प्रकृति की है। या फिर चौथा, आयोग का एक सदस्य के रूप में एक महिला नियुक्त होना आज्ञा पारक है। तो इसमें से सही कथन कौन कौन से हैं ये अपने को चुनना है। आ, बा, सा, दा। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो कौन सा विकल्प है जो कि इसमें से सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये विकल्प बिल्कुल सही है। पहला कथन कौन सा है? एक तो इसमें जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य न्यायमूर्ति, जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है ना, CJI जो है वो इसमें होना चाहिए, जो कि अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होता है। और साथ ही साथ में तीसरा नंबर कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। मतलब इसमें केवल शक्तियां जो हैं वो सिफारिश प्रकृति की हैं। और साथ सिफारिश मतलब के केंद्र सरकार की जो सिफारिश होती है उसके अनुसार इसमें शक्तियों का उपयोग होता है। और चौथा नंबर, आयोग में एक सदस्य जो कि महिला के रूप में इसमें नियुक्ति होती है, यानी कि महिला की इसमें नियुक्ति अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया सेकंड नंबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, या फिर उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या फिर केवल भारत का कोई जो सेवा से मुक्त हो गया है वो न्यायाधीश इसमें बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश, या फिर केवल उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो बन सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में ये बता दिया कि इसमें 1993 के जो अधिनियम है उसके अनुसार इसमें जो न्यायाधीश बन सकता है वो कौन कौन बन सकता है? इसमें एक तो सा वाला बन सकता है और एक आ वाला बन सकता है, यानी कि दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। इसमें केवल भारत का कोई मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI ही इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य न्यायाधीश जो होता है सेवानिवृत्त, वही इसमें अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 189, 180 और धारा है ये धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय, रेवेन्यू न्यायालय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है रेवेन्यू न्यायालय, ठीक है ना। रेवेन्यू न्यायालय के अंतर्गत इसको समझा जाता है। रेवेन्यू मतलब कि कोई भी जो आर्थिक रूप से जो भी लेन देन होता है,
ठीक है ना, उसका जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें कोई अपराध होता है तो वो रेवेन्यू न्यायालय के अधीन ही उसका पूरा का पूरा निर्णय यानी कि जो भी सुनवाई होती है वो रेवेन्यू न्यायालय के अधीन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार आयोग के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में आयोग स्वयं प्रेरणा या किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या करता है? स्वयं जांच करेगा, जांच करने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा या फिर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है सा। इसमें केंद्र सरकार से उसकी रिपोर्ट मांगेगा, देन उसके बाद में उस पर कोई निर्णय ले सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है ना, कोई भी अगर हनन सशस्त्र बल करता है तो उसमें केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप होता है और केंद्र सरकार से ही इसमें जो रिपोर्ट मांगी जाती है उसके आधार पर ही कुछ आगे कार्य किया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्न तथ्यों पर अपने को विचार करना है। इसमें ये तथ्य अपने सामने, आयोग द्वारा की गई अनुशंसा सलाहकारी प्रकृति की होती है या फिर सेकंड, आयोग को सरकार को दी गई सलाह बाध्यकारी प्रकृति की होती है या फिर आयोग को सैन्य बल द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में जांच करने की शक्ति प्राप्त है या फिर आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसमें से कौन से कूट सही हैं ये अपने को पता करना है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है द। ठीक है ना, इसमें सिर्फ दो ही कूट सही हैं, पहला और चौथा। ठीक है ना, पहला कौन सा है? ठीक है ना, आयोग के द्वारा अनुशंसा सलाहकारी समिति की प्रकृति की होती है, यानी कि सलाह दी जाती है, आयोग सिर्फ सलाह दे सकता है केंद्र सरकार को और उसमें केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है ये उसके विवेक और उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। साथ में आयोग पर जो शक्तियां होती हैं वो एक सिविल न्यायालय की होती हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस इसके सही हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित मामलों में शिकायत की जांच कर सकता है। तो कौन से पे कर सकता है? ये ऑप्शन है आपके सामने, स्वयं प्रेरणा से, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर या फिर तीसरे पक्ष की शिकायत पर। तो इन कूटों में से पता करना है कि कौन सा कूट इसमें से सही है। तो सही कूट कौन सा होगा, सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो दा वाला, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही विकल्प जो ऊपर दिए हुए हैं ये तीनों ही सही है। यानी कि स्वयं प्रेरणा से, ठीक है ना, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर और तीसरे पक्ष की शिकायत पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शिकायत की जांच करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों में निम्नलिखित में से किस आयोग का अध्यक्ष शामिल नहीं होता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है राष्ट्रीय जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है ना, उसका कोई अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होता है पदेन सदस्यों में। बाकी ये तीनों जो आयोग होते हैं इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था एमसीक्यू सीरीज जिसमें पूरे की पूरे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस है उसमें पूरे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, इसलिए उस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दैट वीडियो, तो उसको भी पूरा देखिएगा। और ये वीडियो उसके बाद में आने वाले और भी वीडियोस इस पे आएंगे तो उसको भी आप लगातार जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी अधिक से अधिक कीजिए, जिससे कि वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी और अदर स्टेट की जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको ज्यादा देख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से।
यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाए एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस ऑफ द टेस्ट, कंप्लीट कवरेज ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस विद पीडीएफ नोट्स आफ्टर ईच क्लासेस। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance। साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% instant discount on available fees valid till 28 February. Post that will get only 5% discount. तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर विधानसभा का अध्यक्ष? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अधीन होता है राज्य मानवाधिकार आयोग, तो राज्य सरकार ही इनकी जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करती है और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन होती है। तो राज्य सरकार इसकी पूरी नियुक्ति करती है, एक समिति बनती है, तो उस समिति के अनुसार जो संस्तुति होती है उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि विच वन इज द प्रेसिडेंट एंड उसके सदस्य कौन कौन होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जो समिति होती है इनमें कौन सदस्य नहीं होता है? जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया कि इसकी एक समिति होती है और समिति के बाद में ही वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन इसमें पदेन अध्यक्ष होगा और उसके सदस्य होंगे। तो उसमें कौन है जो कि इस समिति में सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष या फिर विपक्ष का नेता? तो इसका जो सही विकल्प है तो वो है विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो पदेन जो समिति क्रिएट होती है राज्य सरकार की, उस समिति में वो सदस्य नहीं होता। बाकी मुख्यमंत्री उसका सदस्य होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है और विधानसभा का विपक्ष का नेता उस समिति का सदस्य होता है। उसका जो समिति का पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग को क्रिएट करने में तो वो राज्य सरकार का जो मुख्यमंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है उस समिति का। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, थोड़ा सा हटके है, ये है वही सेम, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ठीक है ना, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में जो समिति होती है उसमें और कौन सदस्य नहीं होता है? विधान परिषद का उपाध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता या फिर गृह मंत्री जो कि राज्य का होता है वो नहीं होता इसमें सदस्य। तो इसका जो सही विकल्प है वो है उपाध्यक्ष।
जैसे कि पिछले प्रश्न में मैंने आपको समझाया था, विधानसभा का उपाध्यक्ष इसमें सदस्य नहीं होता, उसी तरीके से विधान परिषद का भी जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य बनाने के लिए जो समिति बनती है उसमें वो सदस्य नहीं होता है। बाकी विधान परिषद का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता और राज्य का जो गृह मंत्री होता है वो उसमें सदस्य होते हैं। विधान परिषद और विधानसभा दोनों अलग-अलग होती हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं जब मैंने विधानसभा के ऊपर पूरा का पूरा एक टॉपिक वाइज बताया था। इसमें जो विधानसभा होती है वो लोअर हाउस होती है, ठीक है ना, राज्य में, और जो विधान परिषद होती है वो अपर हाउस होती है। जिस तरीके से केंद्र में जो राज्यसभा होती है वो अपर हाउस कहलाती है और लोकसभा जो होती है वो लोअर हाउस को कहलाती है, वैसे ही यहाँ पर राज्य में विधान सभा लोअर हाउस होती है और विधान परिषद अपर हाउस होती है, ठीक है। तो इसमें जो अपर हाउस में होता है वो विधान परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, उसे विधान परिषद बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य की नियुक्ति होती है उस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो समिति बनाई जाती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 5, 7, 4 या फिर 9? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है कुल सदस्य इसमें 4 होते हैं। 4 कौन-कौन से होते हैं? एक तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो होता है, ठीक है, और राज्य विपक्ष का नेता होता है और विधानसभा का अध्यक्ष होता है और कौन होता है? राज्य का गृह मंत्री जो होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये 4 लोग होते हैं, 4 लोगों की इसमें पूरी समिति बनती है और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसका जो चौथा विकल्प है, 4 जो है सा विकल्प, वो इसका बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए एमपीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि क्वेश्चंस जरूर बन सकते हैं। तो इसमें बताइए, वीरेंद्र मोहन कुंवर, नरेंद्र कुमार जैन, सरबजीत सिंह या फिर मनोहर ममतानी? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है नरेंद्र कुमार जैन, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये अगला प्रश्न आ गया, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? आसीन यानी कि पहले से ही वो वहां पर कार्यरत है, जो कि उच्च न्यायालय में है या फिर जिला न्यायाधीश बना हुआ है, ठीक है। तो वो किसके परामर्श के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? तो देखिए राज्य मानव अधिकार है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत में कौन सी चीजें हैं जो कि उसको कार्यरत करती हैं और उसके बारे में पूरी की पूरी क्रिएटिविटी में शामिल होती हैं? तो वो है राज्य संबंधित, इसका जो सही विकल्प है वो है संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसको परामर्श देते हैं। देन उसके बाद में उस पर्टिकुलर उच्च न्यायालय के में आसीन जो न्यायाधीश है या फिर जिला न्यायाधीश जो होता है, ठीक है ना, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श में ही नियुक्त किया जा सकता है। कहां पर? राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, आयोग राज्य आयोग के प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्य का प्रयोग करने के लिए आयोग तथा राज्य आयोग के द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी क्या समझा जाता है? बताइए, लोक अधिकारी समझा जाता है, लोक सेवक, या फिर आयोग का अधिकारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है लोक सेवक, ठीक है ना। जो भी इसके सदस्य होते हैं या फिर अध्यक्ष होते हैं वो एक लोक सेवक समझा जाता है, ठीक है। ये आ गया अगला 15वां प्रश्न और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है और इसमें पूछा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किस धारा में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को परिभाषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग में दिया हुआ है, बिल्कुल समझना पड़ेगा इसमें। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प आ, या फिर बा, सा, या फिर दा? तो कौन सी धारा के अंतर्गत में अल्पसंख्यक के जो समुदाय हैं उसको राष्ट्रीय आयोग में परिभाषित किया गया है? तो इसकी जो धारा है, धारा 2(1) जा में इसको पूरी तरीके से परिभाषित किया गया है। क्या? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग में इसकी परिभाषा है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये थे पूरे 15 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने
देखिए ना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 साथ में अदर स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को देखें और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर पाएं जो कि उनको बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम्स के लिए। तो लगातार मेरी सीरीज की जुड़े रहिए, उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का सीधा हल है ऑल का नोटिफिकेशन जो होता है, उसके लिए आपको ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करना है और उसके बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस जो कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन मिलेगा और सारे वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तो लगातार मेरे चैनल को ट्यून करके देखते रहिए उसके प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियोस, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके के साथ साथ अन्य जीके भी कवर हो पाए। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो है समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।